सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सबसे पहले तो ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियोस को या बाकी वीडियोस को नहीं देखा है, देखना चाहते हो, चैनल पर जा सकते हो, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 947 सब्सक्राइबर्स हैं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब थोड़े से बढ़ जाएं, अब पता नहीं यार बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। बट हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके कम से कम आप सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा देना। और 1 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1 के सब्सक्राइबर से सिर्फ 50 या कह लो 53 सब्सक्राइबर्स दूर है। तो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर देना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो। अगर आपका XYZ स्टॉक है, आप लिख सकते हो मुझे XYZ स्टॉक का फंडामेंटल जानना है, बिजनेस जानना है, डिटेल वीडियो चाहिए, टेक्निकल जानना है, सपोर्ट जानना है, ये जानना है, वो जानना है। कोई यूनिक डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हो। बट हाँ, आप कुछ ज़रूर से लिखो। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नाम कमेंट कर देने से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है एंड मैं डिटेल्ड वीडियो ही बना देता हूँ। तो मैं आपको फोकस चाहिए, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप लिख दो, तो मुझे थोड़ा सा आसानी होता है, समझ रहे हो। बाकी ठीक है, जो भी है आगे बढ़ते हैं एंड कमेंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने बोला हुआ है कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर रिव्यू करो। तो इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बातचीत करने के लिए कहा हुआ है। तो बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। सबसे पहली बात, जब भी ऐसे तो यार मतलब मुझे जितने कमेंट आते हैं आज तक जितने आए हुए हैं, अगर आप भी वीडियो देखते होगे तो आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर कमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप के ही होते हैं। बहुत कम कमेंट्स आते हैं जो लार्ज कैप या मिड कैप के होते हैं। और जब भी इतनी बड़ी कंपनी मेरे सामने आती है, 3.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या अबव दैट कंपनी आती है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ। सबसे पहले बात, ठीक है, थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट में जाऊँगा। मतलब यार थ्योरी भी समझना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ यार एनालिसिस एनालिसिस मत समझो। थ्योरी भी देखो, थ्योरी भी समझो, थ्योरी भी सुनो, तो भी आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। खैर, सबसे पहली बात, इतना मार्केट कैप अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें रिस्क जो है बहुत कम है। रिस्क बहुत कम है। अगेन कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बोलना भूल गया था वीडियो स्टार्ट करने के पहले, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग के लिए मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। और ना ही यार किसी भी तरह से मैं क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये चीज़ आप याद रखना। और सिर्फ और सिर्फ ये जो है वीडियो वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओके, सो अब मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे आपको एक बड़ा बड़ा मार्केट कैप, जो आपको लाख में मार्केट कैप दिख जाए, ठीक है, मतलब 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसे करके मार्केट कैप दिख जाए, वहाँ पे आप समझ लेना रिस्क काफ़ी कम है। लेकिन उसके साथ भी आपको उसका रिवॉर्ड भी कम होते जाता है। जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है वैसे वैसे उसका रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे रिलायंस में तो उसमें बहुत कम रिस्क है। अब यार रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत कम रिस्क है, लेकिन वही उसमें रिवॉर्ड भी बहुत कम है। और उसी तरह से जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उसमें बहुत कम रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है। अगर कोई ऐसा स्टॉक, ठीक है यार चलो एग्जाम्पल पे नहीं जाते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसे वीडियो लंबा होगा। ओके, सो सबसे पहली बात, आपको इससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये 1700 जो है ये मेरा 17,000 हो जाएगा, या ये मेरा 3400 हो जाएगा, या 3600 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ऐसा आपको कोई मतलब एक्सपेक्टेशन मैं तो नहीं रखता, ठीक है, सिंपल बात है। और मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार आप अगर सेफ इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हो, देखो अगेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है, स्टॉक इज़ वेरी गुड, कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है। बट मैं जो है थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यही स्टार्टिंग की थ्योरी थी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये डबल हो जाए तो यस ये डबल होगा। लेकिन कब डबल होगा? लगभग ये 5 साल में डबल होता है। अब अगेन कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई गारंटी भी नहीं ले रहा हूँ कि ये 5 साल में डबल होगा। ये डबल अराउंड 5-6 साल में ये डबल हो जाता है। और बस ऐसा ही आपको रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना है, 10%, 12%, इसी तरह से आपको एंड CAGR के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आपको 10% ही मिलेगा, ऐसे आसपास मिलता है। खैर, ये हो गई इसकी थोड़ी थ्योरी। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, थोड़े चलते हैं, टेक्निकल्स पे चलेंगे एंड बिजनेस पे भी चलते हैं। तो देखो यार, कोटक महिंद्रा बैंक क्या करती है क्या नहीं करती है बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कम, ये जो एक बैंक है, बहुत बड़ी बात है, बैंक है, उसके साथ फिनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट मतलब AMC जो होता है,
लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सब प्रोवाइड करती है। कुछ रेशियोज आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, खैर पहले का है आई थिंक, हाँ ये बहुत पहले का है, मतलब 1 साल पहले का है। तो जो भी है, ब्रांच नेटवर्क आप देख सकते हो 1700 ब्रांचेस है, 2700 ATMs है, 45% of its branches are in metro cities while rest 55 are distributed in urban, semi urban and rural areas। मतलब 45% जो है ब्रांचेस इसके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, बाकी जो है इधर उधर 55% इधर उधर है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ टोटल ब्रांचेस एंड वाइल ईस्ट अकाउंट्स फॉर ओनली 8% ऑफ टोटल ब्रांच नेटवर्क। तो इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट मिला करके जो है 30% टोटल ब्रांचेस हैं, जिसमें ईस्ट में जो है सिर्फ 8% ब्रांचेस हैं। और इट ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच इन 2019 इन दुबई। तो इन्होंने एक पहला इंटरनेशनल ब्रांच खोला हुआ है, मतलब इंडिया के बाहर ब्रांच खोला हुआ है दुबई में 2019 में। कस्टमर बेस की बात करें तो अराउंड 3.2 करोड़ का कस्टमर बेस है, एक्टिव कस्टमर बेस। स्टैंड अलोन लोन बुक के बारे में बात करें, मतलब स्टैंड अलोन इसी का लोन बुक, तो देख सकते हो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कितना है 26%, कॉर्पोरेट बैंकिंग 23%, वर्किंग कैपिटल लोन्स 9%, पर्सनल लोन कंज्यूमर ड्यूरेबल 3%, क्रेडिट कार्ड 2%, कॉमन व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 8%, एग्रीकल्चर डिवीजन 9%, ट्रैक्टर फाइनेंस 4%, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज 7%, क्रेडिट सब्सटीट्यूट 7%, अदर्स 1%। फीस इनकम के बारे में बात करें तो 78% ऑफ इट्स फीस एज जनरल बैंकिंग फीस, 19% एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन इनकम, रेस्ट 3% फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिजिटल एडवांसमेंट अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, और प्रेजेंस अक्रॉस वैल्यू चेन, जैसे यहाँ पे क्या क्या जो है इसके जैसे प्रोडक्ट्स, जैसे होलसेल बैंकिंग हो गया, देन कॉमर्शियल बैंकिंग हो गया, कंज्यूमर बैंकिंग, अदर फाइनेंशियल सर्विस। तो ये सब आप यहाँ पे कंपनीज देख सकते हो, जैसे कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और किस में एंगेज्ड है, कौन सी चीज़ किस में एंगेज्ड है। जैसे ये क्या करती है, ये जो है व्हीकल फाइनेंसिंग करती है, और फाइनेंसिंग ऑफ रिटेल कस्टमर्स ये सब काम करती है, पैसेंजर कार का फाइनेंसिंग करती है। और उसके साथ यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी क्या करती है, यहाँ पे जो है रियल इस्टेट डेवलपमेंट, फाइनेंस, कॉर्पोरेट लोन्स ये सब काम करती है। सिक्योरिटीज़ वाली कंपनी क्या करती है, वो जो है ब्रोकिंग सर्विसेज इन इक्विटी, कैश, डेरिवेटिव सेगमेंट ये सब में काम करती है। कैपिटल कंपनी क्या करती है, केएम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें आप सब रीड कर लेना, ठीक है। BSS माइक्रो फाइनेंस ये सब कुछ। मर्जर विथ ING वेस्या बैंक, ठीक है। आप यहाँ पे सब रीड कर सकते हो, कितना का क्या था क्या नहीं था। उसके साथ रिसेंट एक्विजिशंस भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये सब जो है मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मतलब आप रीड कर लेना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि यार अगर मैं कवर करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यार उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो भी है, बाकी आप रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हो, परफेक्टली फाइन है, आप रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो अब इसके क्वार्टर्स पे चलते हैं, एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपको दूसरे मतलब जो आप सोचते हो उससे थोड़ा अलग व्यू पॉइंट आपको देखने मिलेगा, एक अलग तरह का नज़रिया आपको देखने मिलेगा बड़े स्टॉक्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले क्वार्टर्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, फिनेंसिंग प्रॉफिट छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज हुआ। ईपीएस जो है 13 से 20 हो चुका है। ग्रॉस एनपीए डिक्रीज हुआ है। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मैंने बताया हुआ है, जो एसेट्स परफॉर्म नहीं करते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। बाकी आप गूगल कर सकते हो, इतना मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो राइट ऑफ हो गया, अगर कुछ लोन राइट ऑफ हो गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो सब होता है एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए देख सकते हो डिक्रीज हुआ है, नेट एनपीए भी डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल परफेक्ट है। अब ऑब्वियसली यार नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो डिक्रीज होगा तो ही अच्छा होगा ना। तो ओवरऑल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे तो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, जो जिसको इंक्रीज होने का वो इंक्रीज हो रहा है, जिसको डिक्रीज होने का वो डिक्रीज हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े कंपनीज में आपको यही कंसिस्टेंसी देखने मिलेगी। कंपनी एक लाइन में ऐसे 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 करके, फंडामेंटली मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली नहीं बता रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो हमेशा जिगजैग होता है। फंडामेंटली कंपनी ऐसे 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 करते 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 भागेगी। बहुत कम अगर होगा तो थोड़ा ऐसे 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 करते करते भागेगी, ऊपर नीचे हल्का हल्का ऊपर नीचे करेगी, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी, इनकंसिस्टेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन, मतलब एक दिन कह रहा हूँ सॉरी, एक क्वार्टर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू है, दूसरे क्वार्टर में 5000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके बाद वाले क्वार्टर में 500 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके बाद वाले क्वार्टर में 200 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इतना वॉलेटिलिटी नहीं होता है। कंपनी धीरे 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 हल्का ऊपर नीचे करते करते बढ़ती है। लेकिन यही चीज़ होता है कि कंपनी धीरे बढ़ेगी
तो धीरे घटेगी, जोर से बढ़ेगी तो जोर से घटेगी। अगर कंपनी में बहुत वॉलेटिलिटी है मतलब वो नीचे भी जा सकता है, बट एट द सेम टाइम आप पॉजिटिव पार्ट भी तो देखो कि वो ऊपर भी जा सकता है उतना ही वॉलेटिलिटी से। खैर, प्रॉफिट एंड लॉस में बात करते हैं, यह है मेन सेगमेंट। आप यहाँ पे बस एक चीज़ ऑब्जर्व करो जो मैं आपको कंसिस्टेंसी बता रहा था। 8,400, फिर 10, 11, 13, 20, 22, 25, 29, 33, 32 हुआ, कोरोना का टाइम था तो इसको इग्नोर करना। 33, 42, 45। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो डिक्रीज हुआ, एक बार बस डिक्रीज हुआ था मार्च 21 में। सॉरी। तो एक बार बस डिक्रीज हुआ था मार्च 21 में, और वो भी कोरोना का टाइम था तो इसी वजह से। बाकी देखो कंपनी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अगर आप इसका अगेन नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये भी देख सकते हो, 18, 22, 25, 3,000, 3500, 5,000, 6200, 7200, 7,200, 8,500, 9,900, 12,000, 14,000, 16,000। एक बार भी डिक्रीज नहीं हुआ नेट प्रॉफिट, तो एक बार भी डिक्रीज नहीं हुआ है 12-13 सालों में। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी बहुत टाइट कंसिस्टेंट रहती है कि यार मुझे डिक्रीज नहीं करना है। मतलब कंपनी कंपनी के पास इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, और यही चीज़ इसके फ़ायदे होते हैं, और इसी वजह से ये एकदम से मतलब आपको बहुत चौंकाने वाले नंबर्स भी नहीं देगा, एंड एट द सेम टाइम बहुत निराश करने वाले नंबर्स भी नहीं देगा। ईपीएस भी आप देखोगे तो ईपीएस भी धीरे 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 यहाँ पे बढ़ते रहता है। हल्का फुल्का ईपीएस में ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक बार 19 से 18 हुआ था तो हल्का फुल्का मिल जाएगा, बट हाँ, ईपीएस जो है वो बढ़ते रहता है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब यहाँ पे आप नंबर्स पे आओ, परसेंटेजेस पे आओ। नंबर्स तो हमने देख लिया, परसेंटेजेस पे आओ। देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 15%, ओके। 5 साल का 11%, नॉट गुड। 3 साल का 8%, वेरी लो। टीटीएम का 32%, वेरी गुड। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल, तो ओवरऑल आपको क्या देखने मिलेगा? ओवरऑल यहाँ पे जो है नंबर्स अच्छे भी नहीं है बट खराब भी नहीं है। हाँ, 8% जो है वो थोड़ा सा छोड़ देना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। 8% छोड़ करके 11% भी थोड़ा कम है, बट फिर भी चलेगा, मतलब बहुत मेहनत से चल जाएगा। अगर आप बोलोगे 10 में से नंबर देने के लिए, मैं 10 में से 4 दूंगा, मतलब एवरेज से मतलब मीडियन से थोड़ा कम। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 3 साल का नंबर जो है 8% बहुत कम है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है आपको नंबर्स कम देखने मिलेंगे। क्यों देखने मिलेंगे कम? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अब इतनी बड़ी कंपनी है, आप खुद सोचो, इतनी बड़ी कंपनी है, आप कितना कितना का रेवेन्यू कर रही है, देखो। कम से कम 40,000, 50,000 करोड़, 45,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। अगर 45,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और आप इसे बोलोगे 30%, 40% से ग्रो करो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होता है? जब मार्केट शेयर खाली होता। इससे भी बहुत बड़े बड़े बैंक, मतलब हद से ज़्यादा बड़े बड़े बैंक बैठे हुए हैं। एच डी एफ सी, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ PSU है जैसे SBI है, और भी बैंक्स हैं जो कि बैठे हुए हैं, और उनका भी मार्केट शेयर है, इसका भी मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर भर चुका है और जगह नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो इसी वजह से अगर कोई छोटी कंपनी होती है तो वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यार वो धीरे धीरे मार्केट शेयर एक्वायर करेगी। इतनी बड़ी कंपनी 30% से नहीं बढ़ सकती। कभी कभार बढ़ जाती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं बढ़ सकती, लेकिन हाँ कभी कभार बढ़ जाती है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं देखने मिलेगा कि कंपनी जो है लगातार 30%, 40% से बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो एकदम कंट्रोल में, जैसे मैंने बताया था। एक बार भी नेट प्रॉफिट जो है डिक्रीज नहीं हुआ है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हुआ है बस। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 21%, 19, 20, 25, मतलब इसी के आसपास आपको देखने मिलेगा, 19-20% के आसपास। एंड अगेन मतलब टारगेट ही कंपनी का यही रहता है कि मुझे 20% का ग्रोथ करना है। ठीक है, कंपनी सोचती नहीं है कि मुझे 30% करना है, क्योंकि कंपनी को खुद पता है कि 30, 35, 40% के लिए बहुत मेहनत लग जाएगी, और अगर मैं एक बार कर भी लिया, अगले बार फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर लोग सेलिंग करेंगे। तो पता है यार 20% के हिसाब से करना है तो करते रहो। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसीलिए आपको, अगेन वही बात, खराब नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा भी नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में बातचीत हम नहीं करते हैं। ROE की बात करें तो ROE आप यहाँ पे देख सकते हो 14%। ROE एकदम मेंटेन्ड ROE, कोई दिक्कत नहीं है, 14% का ROE है। अगेन वही बात, खराब भी नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। और मतलब यही आपको मिलेगा ही, मुझे तो यही लगता है कि यार खराब नहीं है लेकिन हाँ इतना अच्छा भी नहीं है कि यार मैं बाई करूं। एंड बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो रिजर्व्स, बोरिंग्स आप देख सकते हो। ऑब्वियसली बोरिंग्स देख करके आप घबरा मत जाना कि यार ये क्या देख लिया मैंने। 400 400 कितना है, 4 लाख, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 4 लाख करोड़ की बोरिंग्स और 1 लाख करोड़ के रिजर्व्स। बैंक है तो यार बोरिंग्स तो रहेगी।
उसके आगे अगर आप इन्वेस्टर्स देखोगे तो यहाँ पे 26% का प्रोमोटर, 25-26% का प्रोमोटर होल्डिंग, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यार इतना कम प्रोमोटर होल्डिंग क्यों परफेक्टली फाइन है? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, और अगर आप देखोगे एफ के पास कितना परसेंट है, डी के पास कितना परसेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कोई दिक्कत नहीं है। देखो एट द एंड ना दो चीज़ें हैं। पहली बात, अगर बड़ी कंपनी है तो प्रोमोटर के पास अगर हो ना हो, पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए। ये हर जगह मौजूद है, मतलब पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए पब्लिक के पास होल्डिंग, और प्रमोटर के पास ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो फिर प्रमोटर का दिक्कत भी नहीं है। अगर आप देखोगे बहुत सारे बैंक्स में प्रमोटर होते ही नहीं है। अगर आप देखोगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगेन खुद रिसर्च करके देखना, प्रमोटर्स है ही नहीं। बैंक्स क्या, और भी मतलब एक बता देता हूँ, चलो आईटीसी, मैं सर्च करके ही बताता हूँ, चलो एक सेकंड, आईटीसी। तो आईटीसी मैंने सर्च किया, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स में जाओगे, ये देखो प्रोमोटर्स आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, प्रोमोटर्स नहीं है इसमें। तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर प्रोमोटर्स नहीं है तो। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में मत करना, उसमें प्रोमोटर्स ज़रूरी है। और ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा लगा आपको, आप कमेंट में बताना। मुझे तो ना अच्छा लगा ना खराब लगा, और यही चीज़ मुझे लगता ही है, ठीक है। और कोटक बैंक का थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम ही अच्छा लगता है, अगर मैं सही बताऊं तो। लार्ज कैप के हिसाब से भी थोड़ा कम ही अच्छा लगता है, और उसके रीजंस भी है, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम लगता है मुझे, ज़्यादा कम, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कम लगता है मुझे। कंपनी जो है थोड़ा और जल्दी बढ़ सकती है, 20% के आसपास करे तो बहुत अच्छी बात हो। बट हाँ, 15% 11% के आसपास ही करती है, पता नहीं, जो भी है। अब एट द एंड में यही कहूँगा कि कंपनी मतलब एज यूजुअल आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि यार क्या मज़ा आ गया, इतना ग्रोथ, इतना ग्रोथ नहीं होता है। एट द सेम टाइम आपको ख़राब भी नहीं लगेगा यार ये क्या नंबर है, ये तो बेकार नंबर है, ऐसा भी नहीं है। तो यही होता ही है, आप लार्ज कैप्स में देखो यही होता है। खैर, इसके टेक्निकल्स में चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक जो है एक ही जगह पे बहुत दिन से है। आप देखोगे तो कोरोना के बाद से स्टॉक लगभग एक ही जगह पे घूमता फिरता रहा है। यहाँ पे देखो कोरोना का फॉल था ये, एंड उसके बाद जो है ये ऊपर आया, एंड उसके बाद एक ही जगह पे ये है, ज़्यादा ऊपर नीचे कहीं गया नहीं है, और बहुत दिन से एक ही जगह पे फंसा हुआ है। तो ये एक बात है। और यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे यार कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है ये, एक सेकंड, ओके। सो ये रेजिस्टेंस है जहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ये है सपोर्ट है जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब सवाल ये आता है कि यार यहाँ पे आगे बताओ क्या होगा। अब देखो अगेन, मैं शॉर्ट टर्म का नहीं बता सकता आगे क्या होगा, और यार मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो अगर ये नीचे गया, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट ये ले सकता है, एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट आएगा तो ये फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, अगर ये डायरेक्टली ऊपर चला गया तो मुझे लगता है इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और इसको यहाँ तक आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो फिर नीचे की तरफ अप्रोच आएगा। और अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऊपर निकल गया, उसके बाद वापस से ऊपर निकलने के बाद वापस से नीचे आएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा, और ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ भागेगा। और जहाँ तक बात है कि यार ये फंसा क्यों है, तो अगेन वही चीज़ है कि कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होता है। हाँ, कई बार होता है, कई बार प्रॉपर रीज़न नहीं होता है। और जो भी है, अगर आप मुझसे पूछोगे यार एवरेजिंग या ये सब कुछ, तो देखो जो लेवल है वो यही लेवल है, ठीक है, और इससे पहले कोई लेवल नहीं है। अगर मैं एवरेजिंग करूंगा, फ्रेश बाइंग करूंगा, जो करूंगा मैं इसी लेवल पे करूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यार स्टॉक बहुत दिन से कहीं भागा नहीं है। अगर स्टॉक ऊपर नीचे करता है तो आप लेवल्स बना सकते हो, जब स्टॉक एक ही रेंज में रहता है तो आप क्या ही लेवल्स बनाओगे। और इससे नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा, ये जो लेवल है मैंने बनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे नीचे जाएगा। और अगर इससे नीचे जाता भी है तो भी खैर देखा जाएगा, उतना आगे का भी नहीं सोचना है, और उतना नेगेटिव भी नहीं सोचना है। तो और ऊपर के भी मैंने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। खैर इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। एट द एंड में आपको इन शॉर्ट यही बोलूँगा सॉरी, अगर एट द एंड में आपको इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बैंक सेलिंग के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पहली बात। मेरे पास कोटक नहीं है, रीज़न क्योंकि मुझे जो है थोड़ा रिस्क पसंद है, एंड मैं थोड़ा रिस्क की तरफ जाता हूँ, मैं लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है लार्ज कैप्स में आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं होगा। आप नॉर्मल इन्फ्लेशन को बीट करते करते आगे बढ़ोगे आराम से। लेकिन वही है, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको जो है लॉस झेलने का भी जो है आपको होना चाहिए जिगरा, है ना। बाकी ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।